हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल सैनी और मैं अब वापस आपके सामने आया हूँ एक और लेक्चर के साथ जिसका नाम है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो हम इस वीडियो लेक्चर के आगे हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी के जितने भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर। सो हमारा सबसे पहले लेक्चर है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा हर बार जैसे एक पैमाना रहता है कि हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है, तो इस बार भी हम वही चीज देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे कि ये शब्द अपने आप में है, ये सेंटेंस अपने आप में है, वैसा ही कुछ कहना चाहता है। So equality before law simply means that no one is above the law and law is same for everyone। जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, वो सबके लिए एक बराबर हैं। जो जैसे हम जनरली एक स्टेटमेंट यूज करते हैं ना कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो वो वाला फैक्टर यहाँ पे काम करता है कि किसी के लिए कोई डिफरेंट लॉ नहीं होगा और कोई स्पेसिफिकली अलग अलग कैटेगरी में नहीं आएंगे और सबको जो है लॉ इक्वली ट्रीट करेगा। चाहे वो पुराने जमाने में राजा रहा हो या रंक रहा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अब सारे एक बराबर हैं, देयर इज यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग इट। सो अब एक कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आया इसको पढ़ने के बाद, क्या सही में इंडिया के अंदर सब इक्वल है? क्या हम इंडिया के अंदर इक्वालिटी देख पाते हैं सच? तो एकदम एक्सट्रीम यूनिफॉर्मली उन्हें ट्रीट करना भी क्या होगा, अपने आप में इनजस्टिस होगा। और ये हमारे संविधान निर्माता को भी अच्छे से मालूम था। तो उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, दूसरा इसके अंदर पॉइंट ऐड किया जिसको हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जो सिमिलर हैं और जब तक सिमिलर कंडीशन है उन्हें सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। तो क्या हम जो हाई इनकम ग्रुप हैं, जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख साल का कमा रहे हैं, उनसे जितना टैक्स लेंगे क्या उतना एक मजदूर से लेना संभव है? और अगर है तो भी क्या वो सही होगा? नहीं। तो जब सिमिलर सर्कमस्टेंसेज हैं, वो सिमिलर ग्रुप में आते हैं, तो उन्हें सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एक रूम ओपन हो गया और वो रूम क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है, उनको डिफरेंटली ट्रीट करने का। किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। तो यहां पे समान रूप से रहने वाले लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इस चीज का। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई करने के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन आ सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स, वो मैटर करता है आपकी विल पे। आप उसको पॉजिटिवली भी क्लासिफाई कर सकते हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे बताए गए हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। अब जो चीज मेरे लिए रीजनेबल है शायद वो आपके लिए रीजनेबल ना हो, और जो चीज आपके लिए रीजनेबल है वो बाकी सबके लिए ना हो। तो इसका क्या पैमाना है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेसिक पैरामीटर बताए हैं। उसमें सबसे पहला है ज्योग्राफी। अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है। डिफरेंस इन टाइम, जो चीज 1950s में एप्लीकेबल थी शायद वो आज एप्लीकेबल ना हो। तो जब समय का परिवर्तन होगा, टाइम चेंज होगा, तभी भी सिचुएशन चेंज हो जाती। फिर तीसरा बताया गया है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है कि उन्हें उस तरीके से क्लासिफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो हम ये चीज देख पाते हैं कि वुमेन्स के लिए डिफरेंट लॉज होते हैं, उन्हें स्पेशल लॉज दिए गए हैं। SC STs के लिए स्पेशल लॉज हैं, डिप्रेस सेक्शन के लिए स्पेशल लॉज हैं। तो ये किस लिए दिए गए हैं? ये ताकि हम क्या है, प्रॉपरली जस्टिस दे पाए सबको, क्योंकि हिंदुस्तान में सब बराबर नहीं है, एक डिफरेंशिएशन हम देख पाते। तो इसके अंडर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आर्टिकल 14 के अंदर। सबसे पहले हम पहला एक्सेप्शन जो है वो पढ़ेंगे, वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड इज, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती प्रेसिडेंट या किसी भी स्टेट के गवर्नर के खिलाफ। तीसरा, उनके खिलाफ कोई भी अरेस्ट वारंट या उनको कभी भी जेल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। तो क्या ये हमेशा से रहेगा? मतलब अगर मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं हट जाता हूं तो भी क्या ये चीज रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं ऑफिस में हूं तब तक मैं इन प्रिविलेजेस को क्या है यूज कर पाऊंगा, उसके बाद ये मेरे से चली जाएंगी। ठीक। फिर चौथा आता है, जब सिविल प्रोसीडिंग्स की भी हम बात करते हैं तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी सिविल केस लागू करने से पहले 2 महीने का नोटिस उन्हें देना पड़ेगा। एंड विद दीज 2 मंथ्स हमें सारी डिटेल प्रेसिडेंट और गवर्नर को बतानी पड़ेगी कि किस इंसान ने आपके ऊपर केस किया है, उस केस के रीजंस क्या हैं, उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस उन्होंने रखी हैं, और फिर जाके वो क्या है कोर्ट के अंदर जाएंगे।
पांचवा इसके अंदर पॉइंट आता है कि नो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एम्बेसडर ऑफ फॉरेन रूलर्स। जो बाहर की दूसरी रियासत है, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम दूसरी गवर्नमेंट है, उनके जो एम्बेसडर हमारे यहाँ आते तो उनके लिए भी इम्यूनिटी है। कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये चीज तो हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं हुआ। नहीं बच्चों, ये सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट ने उन्हें दी गई प्रिविलेजेस, ये हम कभी भी वापस ले सकते हैं, तो ये हमने हमारी स्वेच्छा से उन्हें दी। छठा पॉइंट इसके अंदर है, 6 पॉइंट, दैट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू यूएन एंड इट्स एजेंसी। यूएन को भी हमने इसके अंदर क्या है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज दी है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे आर्टिकल 105 के अंडर हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारे क्या है इम्यूनिटीज दे रखी हैं। क्यों? ताकि वो खुल के बोल पाए संसद भवन के अंदर। जब तक कि वो संसद भवन के अंदर खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक हमारा मत वहां कौन रखेगा। तो ये सारी रीजंस की वजह से जो है इन्हें इम्यूनिटीज दी गई। अब एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, क्या सिर्फ ह्यूमंस को ही राइट है? क्या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हम बात कर लें किसी, क्या एनिमल्स के कोई राइट्स नहीं? और ये आता रहता है बहुत बार, न्यूज में भी हम ये चीज देखते रहते हैं कि एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा क्रुएलिटी हो रही है, इस तरीके के इंसिडेंट्स हम देखते हैं, तो क्या उनके कोई राइट्स नहीं? तो आइए इसको भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीगल पर्सन कौन है। जो भी लीगल पर्सन होगा उसके पास राइट्स होंगे और उसकी कुछ रिस्पेक्टिव ड्यूटीज होंगी। तो लीगल पर्सन के अंदर दो तरीके की क्लासिफिकेशन है इंडियन लॉज के अंदर। सो सबसे पहला है नेचुरल पर्सन, जो कि है हम जीते जागते ह्यूमन बींग्स, एंड द सेकेंड इज जुरिडिकल पर्सन। जुरिडिकल पर्सन में भी दो सब क्लासिफिकेशन है, एंड दीज टू सब क्लासिफिकेशंस आर, फर्स्ट इज इनएनिमेट। सो इनएनिमेट बेसिकली मींस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज अ कंपनी, और इट कैन बी आइडल, कोई भी भगवान का आइडल होगा, मूर्ति होगी, उसके बारे में बात की जा सकती है। एंड द सेकेंड इन इट इज दैट नेचुरल, दैट इज एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक एक्सेट्रा, जिसके अंदर हम कुछ लिविंग एंटिटी देख पा रहे। तो क्या ये सारी चीजें हमारे पास, इनके पास लीगल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं इनकी कुछ? तो आइए हम इसे समझते हैं कोर्ट के माध्यम से कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज 2014। सो इसके अंदर यह बताया गया कि एनिमल्स के पास भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंडर राइट्स हैं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर यह बताया गया है कि इन्हें डिग्निफाइड तरीके से जीने का और मरने का कंप्लीट अधिकार है। सो इस तरीके से ये राइट एक्सटेंड हुए। फिर उसके बाद एक और जजमेंट आया जो था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2019, जिसके अंदर बताया गया कि एनिमल किंगडम जो है उनके पास लीगल पर्सोना है। तो जिसके पास लीगल पर्सोना होगा उसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज भी होंगे। और यही चीज देखी हमने 2019 में, जब लॉर्ड राम को एज ए लीगल एंटिटी पेश किया गया कोर्ट में इन द केस ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि के केस के अंदर उन्हें लीगल एंटिटी बताया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लीगल एंटिटी तो है, बट इनके पास वॉइस नहीं है, कोई बोल नहीं पाएंगे, कोई एनिमल नहीं बोल पाएगा, तो किस तरीके से ये चीज होगी? तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मेरी कोई कंपनी है तो मैं उसका गार्डियन हूं, रिप्रेजेंटेटिव, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आई कैन यूज दोज राइट्स। क्या क्या राइट्स होंगे मेरे पास? मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, कोई भी केस कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई भी केस कर सकता है। तो ये सारे राइट्स जो हैं फ्रॉम द मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी एंटरटेन, ये हो, और उसके साथ रिस्पेक्टिव ड्यूटीज भी होंगी। जब हम बात करते हैं एनिमल और बाकी सारी चीजों की, तो उसके अंदर क्या होगा, एक गार्डियन होगा जो कि उनका देखभाल करता होगा, और उनके जो राइट्स होंगे वो जो है यूज करेंगे और वो जो है उसे एंटरटेन करें। सो इस तरीके से हम ये चीज देख पाते हैं कि सिर्फ ह्यूमंस के पास राइट्स नहीं, राइट्स किसके पास हैं, बाकी एनिमल्स के पास भी हैं और कंपनीज के पास भी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या सारे फंडामेंटल राइट्स हैं कंपनीज के पास या फिर एनिमल्स के पास? नहीं। जहां स्पेसिफिकली सिटीजन्स लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट्स मात्र सिटीजन्स के लिए ही हैं, और जहां पर्सन नोटिफाई किया गया है उसके अंडर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारे राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स वो नहीं दिए गए हैं इनको, लीगल पर्सोना, इनके अंदर सिर्फ वही राइट्स दिए गए हैं जहां पर्सन मेंशन्ड है, नॉट सिटीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 14। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इसी तरीके से हम बाकी के सारे आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर एक आर्टिकल को बारीकी से देखें, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीखने को मिले।
वही चीज वापस मैं दोहराऊंगा कि ग्रे एरियाज पे नजर रखें कि क्या क्या ग्रे एरियाज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.